अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बेटा, उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही होगी, पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही होगी इंशाअल्लाह। और बेटा C-FAB 5 के सब्जेक्ट में, C-FAB 5 की ओरिएंटेशन में हम आपको वेलकम कहेंगे। अच्छा भाई, आज हमारा एजेंडा, टॉपिक ऑफ एजेंडा है क्या, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये सब्जेक्ट क्या है, इसके ऊपर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। ओरिएंटेशन सेशन के अंदर थोड़ी सी ज़रा मुख्तसरन बात हो पाई थी, आज इस सब्जेक्ट को हम ज़रा डिटेल में देखेंगे। So beta, today is officially the first class of C-FAB 5 for June 2026 attempt. ठीक है, फॉर जून 2026 अटेम्प्ट। अच्छा, स्टडी सेशन ये फाइनेंस एक्ट दिसंबर 25 और जून 26 के लिए वैलिड रहता है, जिसमें से दिसंबर 25 की अटेम्प्ट तो हो गई, अब आपने देनी है जून 26 की अटेम्प्ट इंशाल्लाह। ठीक है, सो this orientation session will be specifically for the June 2026 students inshallah. अच्छा भाई, a bit about myself. I have been teaching these subjects of taxation and auditing and related subjects, which are my area of expertise, since more than 9 years now. I myself am a practicing auditor. I'm a practicing chartered accountant at HM Chartered Accountants. I'm a fellow member of ACCA. I'm a fellow member of ICAP as well. I'm currently the member of various technical and professional committees of ICAP and ACCA Pakistan. KPMG से मेरी आर्टिकलशिप रही, KPMG में मैंने टाइम स्पेंड किया काफ़ी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अच्छा भाई, सेशन एजेंडा C-FAB 5 है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पेपर पैटर्न और की एरियाज़ के बारे में बात करेंगे, इसके पासिंग रेशो पर तबसरा करेंगे, क्या रीजंस ऑफ फेलियर रहते हैं, CB एग्ज़ाम्स क्या हैं, कैसे होते हैं, सेशन प्लानर क्या होगा हमारा। अच्छा, अगर मैं बात करूं C-FAB 5 की, ज़रा मैं इसका सिलेबस भी खोल ही लूँ साथ के साथ, रेफ़र करने में आसानी हो। जी, C-FAB 5 का सब्जेक्ट, अब जैसे नाम से ही जाहिर है, दिस इज़ ऑल अबाउट टैक्स प्रैक्टिसेस एंड प्लानिंग। पहले इसका नाम था टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस, अब चेंज कर दिया टैक्स प्रैक्टिस एंड प्लानिंग। नाम में रद्द-बदल करने से काम में रद्द-बदल नहीं हो जाता, सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट में बातें वही हैं, सब्जेक्ट में चीज़ें वही हैं। टैक्स के सब्जेक्ट की जब मैं CA इंटर में भी बात करता हूँ तो कहता हूँ भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम योर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव, क्योंकि टैक्स वो सब्जेक्ट है कि whenever someone becomes chartered accountant, तो he is assumed to be a tax expert. लोग उसको टैक्स एक्सपर्ट अज्यूम करेंगे, लोग उसको IFRS एक्सपर्ट अज्यूम करें ना करें, लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, एक आम आवाम को पता भी नहीं होगा IFRS क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कितना ज़्यादा IFRS को पढ़ा हुआ है, कितना ज़्यादा IAS को पढ़ा हुआ है, बस वही समझेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई हो गया, ये टैक्स एक्सपर्ट है। लोग आपसे अपने टैक्स के मसाइल पूछना शुरू कर देंगे, ये टैक्स कैसे बचेगा, भाई टैक्स बचाने का तरीका बता दो। किसी इवेंट में चले जाएंगे, किसी गैदरिंग में चले जाएंगे, यार आप तो CA कर रहे हो ना, CA किया है ना आपने, यार बताओ टैक्स बहुत लग रहा है, कैसे बचेगा। So this is such a subject which is very close to heart of every citizen even. Close to heart से मुराद क्या है कि टैक्स देते हुए दिल दुखता है, ऐसे close to the heart हो गया। टैक्स देने का दिल नहीं चाहता किसी का भी, जाहिर सी बात है, टैक्स तो जेब से निकल जाएगा, टैक्स जब जेब से निकल जाएगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम रह जाएगी। तो हर किसी की कोशिश है भाई टैक्स कैसे बचाए, इंडिविजुअल की कोशिश है कैसे टैक्स कम हो जाए, टैक्स से बचने के क्या तरीके हैं, AOP पार्टनरशिप फर्म्स, उनकी कोशिश है कैसे टैक्स बच जाए, कंपनीज की कोशिश है कैसे टैक्स बच जाए, कम से कम हो जाए, नॉन रेजिडेंट्स की कोशिश है कैसे टैक्स बच जाए, कम से कम लगे, और हुकूमत की कोशिश है कि कैसे टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा हम कलेक्ट करने वाले बन जाए। तो सर कंसल्टेंट का क्या काम है, कंसल्टेंट का काम क्या है कि क्या कंसल्टेंट का काम ये है कि वो हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके दे, या फिर लोगों के लिए वो टैक्स की बचत कराए। तो हमने कहा कंसल्टेंट
वो है जो जिसके लिए काम करे वो ईमानदारी से करे. मिसाल के तौर पर इफ़ वी आर गिविंग टैक्स कंसल्टेंसी टू अ कंपनी, वी शुड गिव द बेस्ट एडवाइस टू द कंपनी. सिंपल. ठीक है. अब वो बेस्ट कैसे होगी? बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है. हाँ, टैक्स चोरी के मशवरे हम ना दें कि टैक्स इस तरह से चोरी होगा, जो कि प्रैक्टिकली हो रहा होता है. ठीक है. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टैक्स चोरी के रास्ते दिखा रहे होते हैं, लेकिन वो फिर एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर रॉन्ग हो जाएगा. हाँ, हमारा काम क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है, आप एथिकल बाउंड्रीज में रहते हुए कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हुए, हाँ टैक्स बचा सकते हो बचाओ भाई, टैक्स मैनेज कर सकते हो करो, टैक्स मैनेजमेंट टेक्निक्स बताओ. ठीक है. तो क्लाइंट हमसे टैक्स मैनेजमेंट टेक्निक्स पूछ रहा होगा, इंडिविजुअल हमसे टैक्स मैनेजमेंट टेक्निक्स पूछ रहे होंगे. तो बेसिकली वी विल बी अज्यूम टू बी टैक्स एक्सपर्ट्स. ठीक है. इतना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट. तो आप किसी भी पोजीशन पर हो, चाहे आप CFO हो, चाहे आप ऑडिटर हो, चाहे आप टैक्स प्रैक्टिशनर ही हो, हर जगह टैक्स की नॉलेज इज वेरी वेरी फंडामेंटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. CFO हो, टैक्स के बगैर हर ट्रांजैक्शन में टैक्स की इम्प्लीकेशन है, हर परचेज ट्रांजैक्शन में टैक्स की इम्प्लीकेशन है, हर सेल ट्रांजैक्शन में टैक्स की इम्प्लीकेशन है, इनकम टैक्स विद होल्डिंग की इम्प्लीकेशन भी है, सेल्स टैक्स की इम्प्लीकेशन भी है, सेल्स टैक्स विद होल्डिंग की इम्प्लीकेशन भी है. इफ़ यू आर नॉट गुड इन टैक्सेशन, तो इसका मतलब ये है कि आप फिर किसी भी ट्रांजैक्शन को ठीक तरीके से असेस नहीं कर पाओगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. Are you getting this? इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. मतलब यू कैन नॉट बी अ गुड CFO विदाउट टैक्सेशन, विदाउट टैक्स, विदाउट द गुड टैक्स नॉलेज. यू कैन नॉट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर विदाउट गुड टैक्स नॉलेज. सो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट दिस सब्जेक्ट इज. C5 इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. कि आप क्वालिफाई करने के बाद यू विल अज्यूम टू बी द टैक्स एक्सपर्ट. अच्छा, और जो आपका कोर सब्जेक्ट होता है ना, मेन सब्जेक्ट होता है, कोर सब्जेक्ट होता है, तो उसके अंदर आपने ये नहीं देखना होता कि यार एग्जाम में क्या आने वाला है. उसमें आपने ये देखना होता है कि उसमें मैं कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग गेन कर पाऊंगा. क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़कर सिर्फ एग्जाम थोड़ी पास करना है, मैंने तो इस सब्जेक्ट को पढ़कर कंपनीज को फ्यूचर में टैक्स एडवाइस देनी है, मैंने तो इस सब्जेक्ट को पढ़कर लोगों के टैक्स के मसले हल करने हैं. मैंने पेपर पास नहीं करना, पेपर पास सिर्फ पेपर पास नहीं करना. आई पेपर तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको तुक्का लग जाता है, यार इस पिछली दफ़ा ये आ चुका था, अभी दोबारा नहीं आएगा, अब ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, और वो वाकई में इंपॉर्टेंट था, आपने टॉपिक कोई छोड़ भी दिया, आपका पेपर भी पास हो गया. लेकिन मुझे ये बता दो कि क्या CA फाइनल के स्टूडेंट की ये रविश होनी चाहिए? क्या CA फाइनल के स्टूडेंट का ये मिजाज होना चाहिए कि ये टॉपिक मुश्किल था, ये पिछली दफ़ा आ चुका था, अब नहीं आएगा, और जोरों तुक्के से आया भी नहीं और आपका पेपर ही पास हो गया? क्या CA फाइनल के स्टूडेंट का ये मिजाज होना चाहिए? आंसर इज नो. CA फाइनल के स्टूडेंट का मिजाज ये होना चाहिए कि भाई मैंने हर चीज़ कवर करनी है. मिसाल ले रहा हूँ, टीचर ने ये भी कह के कि ये आपने सेल्फ रीड करना है, ये एरिया आपने सेल्फ रीड करना है, थ्योरेटिकल एरिया है, ये ईजी एरिया है, इसे आपने सेल्फ रीड कर लेना है. आपको वो भी करना चाहिए जो टीचर ने रीड नहीं कराया, जो टीचर ने आपको बोल दिया आपने रीड करना है. क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है, टैक्स लॉ क्या कहता है, छोटे से छोटी बात, बड़े से बड़ी बात, जितना समेट सकते हो नॉलेज को उतना समेट लो. ये आपको फायदा ही देगी, नुकसान नहीं देगी. भागो मत इससे. And we all know that tax is a very interesting subject as well. CA इंटर में आपने पढ़ा हुआ है, CA फाइनल के अंदर उसमें क्या बातें एक्स्ट्रा हैं, आज हम वो बात करेंगे. CA इंटर में आपने क्या पढ़ा था, CA फाइनल में आप क्या पढ़ेंगे, आज हम वो बात करेंगे. आज इस सब्जेक्ट की फंडामेंटल्स और बुनियादों को हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि इसमें है क्या और आपने करना क्या. अच्छा, तो ये बात कुछ हो गई. अब आ जाते हैं उसके ओवरव्यू ऑफ सिलेबस में. ठीक है, जो मैंने पहले ही खोला हुआ है. तो मैंने आपको बताया कि देखो CA इंटर के अंदर जो आप पढ़ते हो ना, वो तो CAF 2 है, टैक्स प्रैक्टिसेस, उसका भी अभी नाम चेंज कर दिया है. C5 के अंदर नाम को थोड़ा तूल दे दिया. नाम को तूल इसलिए दे दिया ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये CA इंटर की तरह छोटा सब्जेक्ट नहीं है. जिस तरह नाम इसका बढ़ गया, इस तरह सब्जेक्ट का कोर्स कंटेंट भी बढ़ जाएगा. मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है, बढ़ जाएगा तो हमें भी तो बढ़ा हुआ ही पढ़ना है, हमें भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, हमने कोई ग्रेजुएट BCom वाला थोड़ी बनना है. ठीक है. अच्छा भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मार्किंग ग्रिड की. इसकी मार्किंग ग्रिड आप लोगों के सामने है बेटा. देखो, इनकम टैक्स 55 to 70%. अच्छा, टीचिंग आवर्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसके बारे में बाद में बात करूंगा. सेल्स टैक्स एंड FED 25 to 35% एंड एथिक्स 5 to 10%. अच्छा, मैं अगर CA इंटर की भी मार्किंग ग्रिड खोल लूंगा ना, CA इंटर की भी मार्किंग ग्रिड अगर मैं खोल लूंगा ना,
तो भी इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और एथिक्स की आसपास यही मार्किंग ग्रेड है। मजे की बात। तो सर फिर सीए इंटर में और सीए फाइनल में फर्क क्या है? कवरेज का फर्क है, डेप्थ का फर्क है, कोर्स कंटेंट का फर्क है, डिफिकल्टी लेवल का फर्क है। बात समझ आ रही? सीए फाइनल का डिफिकल्टी लेवल, डेप्थ, कोर्स कंटेंट इज ह्यूज। टीचर तो आपको पढ़ाएगा, डायरेक्शन देगा, बट यू योरसेल्फ हैव टू स्टडी वेरी हार्ड। मैं 1 सवाल करा दूंगा, मैं 2 सवाल करा दूंगा, मैं 3 सवाल करा दूंगा, आपको 10 सवाल खुद से प्रैक्टिस करना है। मेरे 1 2 3 4 सवाल करा देने से आपको आगे के 20 सवाल प्रैक्टिस करने से आएंगे। Are you getting this? You yourself have to put a lot of effort in preparation, इंशाल्लाह। और आप करेंगे। हाँ, हम क्या कर देंगे, कॉन्सेप्ट को आपके लिए आसान बना देंगे, चीज़ को आपके लिए आसान बना देंगे, डाइजेस्ट करना आसान बना देंगे, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से सवाल को टैकल करना है, टेक्निक्स आपको पूरी सिखा देंगे। इस सब्जेक्ट को कोशिश करके बिल्कुल आपके लिए आसान बना देंगे इंशाल्लाह। लेकिन सीए फाइनल का सब्जेक्ट जितना भी आसान बना दिया जाए वो रहता मुश्किल ही है, और उसे आपने उसी डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर प्रैक्टिस करना है, प्रिपेयर करना है। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द टफेस्ट। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, तो सर टीचिंग आवर्स में जो ये बातें लिखी हुई हैं, क्या ये वाकई इतने टीचिंग आवर्स हैं? अच्छा, मेरे हिसाब से एज फार एज द टीचिंग आवर्स आर कंसर्न्ड, पोर्टल का एक्सेस जिनके पास है उन्होंने देख लिया होगा कि वीडियोस उनको बहुत सारी नज़र आ रही होंगी, लेकिन वो बहुत सारी वीडियोस से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ वीडियो आधे घंटे की भी हैं, कुछ शायद 15 मिनट की भी होंगी, कुछ 1.5 घंटे की भी होंगी, कुछ 2 घंटे की भी होंगी। तो बेसिकली नंबर ऑफ वीडियोस से आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि इतनी सारी वीडियोस कवर कैसे होंगे। कोर्स कंटेंट जो टीचिंग आवर्स है ना उस पूरे कोर्स के अंदर, वो 100-120 के बीच के में है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आपको बस ये 100-110-115 आवर्स कवर करने हैं। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा सर, क्या ये इजीली कवरेबल है? आंसर इज यस, बिल्कुल इजीली कवरेबल है। यू हैव टू मेक अ शेड्यूल ऑफ योर ओन स्टडीज, ये आपको बाद में बताऊंगा कैसे। एंड यू हैव टू कीप कवरिंग टॉपिक्स, ठीक है, एट योर पेस, बट योर पेस शुडंट बी टू लेस कि एग्जाम आ जाए और आप बोले मैंने तो आधा ही कोर्स खत्म किया। सर आपने कहा था अपनी पेस पे पढ़ना है, तो मेरी पेस तो इतनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो बाहर तौर कहने का मकसद ये है कि इनकम टैक्स इज द मेजर चंक। इनकम टैक्स का वेटेज भी आप देख लो 60-70% रहता है। अच्छा, फिर सेल्स टैक्स एफईडी इसका अराउंड 35 मार्क्स का इसका रहता है, ठीक है, 30-35 30-35 25 तो बहुत कम हो गया, 25 नहीं, 30 या 35 की, 30 से 40 के बीच में रेंज करता है। एथिक्स 5 to 10 ये इतना ही आता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो देखो मोटा मोटा सिलेबस में क्या बोला, कंप्यूट इनकम अंडर वेरियस हेड्स ऑफ इनकम एंड टैक्स थियरम एंड अप्लाई प्रोविजंस रिलेटिंग टू द लॉसेस, डिडक्टिबल अलाउंसेस, टैक्स क्रेडिट्स एंड अदर टैक्स कंसेशंस। एडवाइस ऑन रिटर्न, असेसमेंट, अपील, रिकॉर्ड, ऑडिट, कलेक्शन, रिकवरी, रिफंड ऑफ टैक्स, एडवांस टैक्स, विथहोल्डिंग टैक्स, मिनिमम टैक्स, फाइनल टैक्स, यानी कि सभी आ गया। एडवाइस ऑन इंटरनेशनल टैक्स एक्सपेक्ट्स, नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन क्या होगी, टैक्स ट्रीटी के बारे में कुछ बातें होंगी। एडवाइस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट टैक्सेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी क्या होगी, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस कर रही है, क्या वो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से बिजनेस करे, इंडिविजुअल मोड ऑफ बिजनेस के थ्रू बिजनेस करे, पार्टनरशिप बना ले, या कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ले, क्या स्ट्रेटजी ठीक रहेगी। अच्छा, ये एक ब्रॉड है, उसके बाद फिर ये सेक्शन वाइज की डिटेल आ गया है। अच्छा, सेल्स टैक्स, अच्छा ये इनकम टैक्स हमारे लिए नया नहीं है, हमने सीए इंटर में भी पढ़ा हुआ है। तो सर सीए इंटर से अगर हम इसको लिंक करना चाहें कि सीए इंटर में जो हमने इनकम टैक्स पढ़ा है और सीए फाइनल में जो इनकम टैक्स पढ़ा है इसमें फ़र्क क्या है, मोटा मोटा फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। मोटा मोटा फ़र्क ये है भाई
कि आपके पास सीए फाइनल के अंदर कॉर्पोरेट टैक्सेशन आ जाएगी, जिसमें सारे एमटीआर के एफटीआर के सेक्शंस आ जाएंगे। सी इंटर में आपके पास कॉर्पोरेट टैक्सेशन नहीं थी, इंडिविजुअल और यूपी की टैक्सेशन थी। सी फाइनल के अंदर आपके पास क्या आ जाएगी भाई, कॉर्पोरेट टैक्सेशन आ जाएगी इंक्लूडिंग ऑल एमटीआर एंड एफटीआर सेक्शंस, ठीक है। फिर इसके अंदर आपके पास ग्रुप रिलीफ, एमलगमेशन के सेक्शंस आ जाएंगे। इसमें आपके पास थिन कैपिटलाइजेशन, नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन, withholding taxes, advance taxes, ठीक है, एंड अदर एरियाज। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये मैंने एक कंपैरिजन आपको ड्रॉ कर दिया कि सीए इंटर से क्या चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी इसके अंदर बहुत ज़्यादा। कंपनी टैक्सेशन तबीयत से आ जाएगी, तबीयत से ऑल एमटीआर और एफटीआर के सेक्शन आ जाएंगे साथ में इसके, और भी बहुत सी चीज़ें आएंगी। बस मैंने मुख्तसरन एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है ताकि आपको ये पता लग जाए कि सीए इंटर से सीए फाइनल के लेवल में क्या जंप आने वाला है मेन। बाकी हेड्स ऑफ इनकम इंटर में भी, सी इंटर में भी थे, यहाँ पे भी हैं। लॉसेज वहाँ पे भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे। डिडक्टिबल अलाउंस वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे। टैक्स क्रेडिट्स भी, टैक्स कंसेशंस भी, रिटर्न असेसमेंट अपील, ये सब चीज़ें वहाँ भी पढ़ी थी, यहाँ भी पढ़ लेंगे। मिनिमम टैक्स और फाइनल टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स, मैंने बताया कि कुछ सेक्शन बहुत मिनिमम चीज़ पढ़ी थी सीए इंटर में, सी फाइनल में सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। सर सेल्स टैक्स में क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो सीए फाइनल में हमने नहीं पढ़ी थी? अच्छा, सी इंटर में नहीं पढ़ी थी। सी इंटर में सेल्स टैक्स बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है एक तो बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हो गई, सेल्स टैक्स में चेंजेस काफ़ी आती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, वो आपने पढ़नी है सी फाइनल के अंदर, वो भी पढ़नी है, पुरानी भी पढ़नी है, नई भी पढ़नी है। मोटी चीज़ें क्या रहती हैं जो सी इंटर में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी, आपको कोई आइडिया नहीं है। विद होल्डिंग, implications of sales tax, various SROs and STGOs जो आपने नहीं पढ़े होते सी इंटर में, वो आप यहाँ पढ़ेंगे। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स आप यहाँ पढ़ेंगे। FED आप यहाँ पढ़ेंगे, आपने सी इंटर में नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है भाई, ये चीज़ें हमने सी इंटर में नहीं पढ़ी हुई, अब सी फाइनल में पढ़ेंगे। ये सब पढ़ा हुआ है, इनपुट आउटपुट टैक्स, एग्जाम, जीरो रेटेड, सी इंटर में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे सब रिवाइज हो जाएगा आपका। पोर्शनमेंट, रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, ये मैंने को बताया कि प्रोविंशियल टैक्सेस ये आप सी फाइनल में पढ़ेंगे। फेडरल एक्साइज ड्यूटी आप यहाँ पढ़ेंगे। एथिक्स काफ़ी सारा अपने सी इंटर में पढ़ा, वही आप यहाँ देख लेंगे, मसला नहीं है। कि एग्जामिनेबल प्रोफेशनल स्किल्स आपके पास क्या होनी चाहिए। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम पहली क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद में बार बार ही डिस्कस होगा नहीं। अभी पढ़ ले, अभी देख लेंगे तो बस फिर काफ़ी है। फिर हम कोर्स को देखें, वही हमारे पास कम टाइम रहेगा, इसको बार बार देखने का टाइम नहीं होगा हमारे पास। की प्रोफेशनल स्किल्स में एग्जामिनर ये कह रहा है कि आपके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए, आप ढंग से सोचो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आपकी जजमेंट प्रॉपर आप अप्लाई करो, इन्फॉर्म डिसीजंस आप अंडरटेक करो, वेल रीजन कंक्लूजन्स होनी चाहिए, मल्टी फेसेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, आप ने उसको सोल्यूशन देना है। इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है कि आपने टैक्स का चीता बनना है, टैक्स का चैंपियन बनना है। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो टैक्स से रिलेटेड, लोग कहें कि इस भाई साहब को देख लो, इस भाई साहब से पूछ लो, इसको टैक्स का सब आता है। सर क्या इतना आसान है? इतना आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह आसान कर देंगे अगर आपकी कोशिश होगी तो। ठीक है, ये भी कुछ किताबी बात है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनकम टैक्स के सेक्शंस आ गए हैं यहाँ पे, तकरीबन आप देखेंगे कि सारे सेक्शंस इधर कवर
आपको होते हुए नजर आएंगे। हैं कितने सेक्शन सर? आपके सामने निकाल लेते हैं। 242 सेक्शंस हैं। वैसे शेड्यूल्स कितने हैं? 15 शेड्यूल हैं। ये 15वां बिल्कुल लेटेस्ट आया है जो टैक्स ईयर 2026 के लिए आया, फाइनेंस एक्ट 2025 में। ठीक है, शेड्यूल्स एक्सक्लूडिंग 9th शेड्यूल को हटाकर। ठीक है भाई, 9th शेड्यूल को हटाकर बाकी के सारे शेड्यूल्स। अच्छा भाई, और बताएं सिलेबस में क्या है सर? रूल्स भी सारे। अच्छा सर, ये रूल्स क्या होते हैं? रूल्स जिसमें एडिशनल गाइडेंसेस होती हैं एज प्रिस्क्राइब्ड। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा होगा एज प्रिस्क्राइब्ड। कहाँ प्रिस्क्राइब किया जाएगा? वो रूल्स में। मिसाल ले रहा हूँ, एकोमोडेशन की वैल्यूएशन कहाँ लिखी हुई है? रूल्स में। मोटर व्हीकल की वैल्यूएशन कहाँ लिखी हुई है? रूल्स में। सेल्स टैक्स की काफी सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? रूल्स में। Relevant notifications, circulars issued under income tax ordinance and rules made thereunder, double tax treaty, country specific treaty will not be examinable. Model double tax treaty नहीं होती एग्जामिन, लेकिन कोर्स में फिर भी लिखी हुई है। कहने का मकसद ये है कि इनकम टैक्स के छतरी के अंदर जो भी कुछ है वो आपने पढ़ना है, आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, सर्कुलर हो। जाहिर सी बात है, हम भी इंसान के बच्चे हैं, जिन तो नहीं है। जितना रेलिवेंट पढ़ सकेंगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो बहुत एक बड़ी दुनिया है। टैक्स की दुनिया इज़ अ वेरी 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 वास्ट वर्ल्ड, जिसमें बहुत सारे केस लॉज, डिसीशंस, प्रेसिडेंट्स, SROs, सर्कुलर्स, लेटर्स, नोटिफिकेशंस, STGOs, पता नहीं क्या क्या कुछ है। इतनी लॉ की एक्सटेंशन है। तो क्या हम सब कुछ पढ़ सकते हैं इस कलील वक्त के अंदर? क्या हम मास्टर ऑफ टैक्स बन सकते हैं? नहीं, जितना हो सकता है करेंगे। खास तौर पर एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, एग्जाम फोकस रहते हुए जितना हो सकता है हमें करना है। सही। इंट्रोडक्शन, स्कोप ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, रजिस्ट्रेशन, ये सारे के सारे सेक्शन सेल्स टैक्स के आ गए। एफईडी के अंदर चैप्टर 1 and 2 कवर्ड है। नोटिफिकेशन 2 चैप्टर्स इसमें कवर्ड है एफईडी के अंदर। कोड ऑफ एथिक्स के सेक्शन कवर्ड है एथिक्स में। ठीक है, और भी कुछ चीजें कवर्ड हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट CFAP 5 सिलेबस। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि इसमें है क्या, हम पढ़ने क्या वाले हैं। ये हमने रेफर कर लिया। पेपर पैटर्न पर आ जाओ। देखो, अब ये है पेपर पैटर्न। ऐसा पेपर पैटर्न आपको CFAP 5 का नजर आएगा। आप कोई भी पास्ट पेपर उठा के देख लो। अब ऐसा नहीं है कि सर ने बोला था ये पेपर पैटर्न होगा, इससे आगे पीछे नहीं हो सकता। अब आ जाएगा तो सर फिर हम एग्जाम के अंदर हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ICAP के एग्जामिनर को फ़ोन करेंगे कि सर ने हमें ये पैटर्न बताया था और ये पैटर्न नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पैटर्न मैंने एक जनरल गाइडेंस के लिए बनाया है कि इस तरह आम तौर पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, पेपर नजर आ रहा होगा आम तौर पर। कैसा? ऐसा। इनकम टैक्स का एक आपको 20 से 25 मार्क्स का सवाल नजर आएगा कंप्यूटेशन बेस्ड, जिसमें आपको कंपनी और कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी एडजस्टमेंट्स दी हुई होंगी और आपसे रिक्वायरमेंट क्या की गई होगी? कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। अब उसमें इतनी एडजस्टमेंट होंगी और इतनी चीजें मिक्स होकर आई हुई होंगी कि जिस बच्चे को अच्छी नॉलेज और प्रैक्टिस है वही इसको अच्छे से कर सकता है। दूसरा सवाल, ये भी 20 से 25 मार्क्स का एक बड़ा सवाल, अच्छा सवाल आपको नजर आएगा, लेकिन ये कंप्यूटेशन बेस्ड नहीं होगा, ये कमेंट या एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होगा और उसमें लिखा हुआ होगा कि कंप्यूटेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। तो आपको जब बोल दिया जाए कि कंप्यूटेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, तो आपने 1.5 होशियारी नहीं करनी। आपने 1.5 होशियारी बिल्कुल भी नहीं करनी कि कंप्यूटेशन करना शुरू कर दें। आपने उसके ऊपर कमेंट ही करना है, उसके ऊपर आपने अपना डिस्कशन करना है, उसके ऊपर आपने अपने व्यूज देने हैं, और वो व्यूज आपके नहीं होंगे, वो बेसिकली इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से व्यूज होंगे। कोई गलत ट्रीटमेंट होगा, अब आपको पता है कि ये ट्रीटमेंट गलत है सर, ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, ये ट्रीटमेंट होना चाहिए,
आपने वो नरेट करना है, एक्सप्लेन करना है, नरेट करना है और एक्सप्लेन करना है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, और ये वो एरिया है जहाँ हमारे बच्चे लैक करते हैं, जहाँ हमारे बच्चे मार खाते हैं, नरेट करने में, एक्सप्लेन करने में, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई टू train you, we will try to teach you that how you should be narrating, how you should be advising, how you should be commenting on any tax implication, ठीक है। ओपन बुक के बाद आई कैप ने ये वाला क्वेश्चन लाजिम व मलजूम कर लिया है। ओपन बुक से पहले आपको नजर नहीं आएगा ये क्वेश्चन, लेकिन अब ओपन बुक पेपर के बाद अगर आप ये देखेंगे तो ओपन बुक के बाद ये वाला एक क्वेश्चन लाजिम व मलजूम कर लिया है। क्योंकि देखो अब ओपन बुक में आई कैप आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि सेक्शन नंबर ये वाला बता दो, या ये चीज़ के प्रोसीजर बता दो, या अपील का प्रोसीजर बता दो। वो तो सब लिखा हुआ है सेक्शन के अंदर, आप खोलेंगे, लिख लेंगे, छाप लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब आई कैप आपको ये चैलेंज करना चाहता है किताब तुम्हारे पास सॉफ्ट में पड़ी हुई है, हार्ड में ले आओ, कुछ भी ले आओ तुम। अब ये मसला है टैक्स का, इसको एक्सप्लेन करो, रिजॉल्व करो, बताओ सही है गलत है, सही होगा तो कैसे होगा। ओपन बुक होते हुए भी एक स्टूडेंट जिसने वो एरिया टच नहीं किया, अनटच्ड है, वो किताब खोलकर सेक्शन पढ़कर समझकर इसको नहीं कर सकता एग्जाम डे पे। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी होगी, प्रीपेयर्ड होना पड़ेगा। प्रीपेयर का मतलब क्या है? पहले से, प्री मतलब पहले से, आपको पहले से इसकी प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। जब आप पहले से प्रिपरेशन करेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़कर जाएंगे, तभी एग्जाम के क्वेश्चन में आपको चीज़ क्लिक होगी, अदरवाइज आपको क्लिक नहीं होगी। तभी ओपन बुक आपको फ़ायदा देगी। ओपन बुक आपको कब फ़ायदा देगी? कोई रेट देखना है, कोई सेक्शन कहाँ लिखा हुआ है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, 3 बातें तो याद आ गई, क्या ये चौथी बात उसी सेक्शन में तो नहीं लिखी हुई, दूसरे सेक्शन में लिखी हुई है, ठीक है। ये थिन कैपिटलाइजेशन ये 106 में फॉल कर रहा है या 106A में फॉल कर रहा है, ठीक है। ये ग्रुप रिलीफ का सेक्शन है या टैक्स ग्रुप टैक्सेशन इज अ सिंगल फिस्कल यूनिट का सेक्शन में फॉल करेगा। ये रिक्वायरमेंट देख लेते हैं दोनों की, एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं। उसके लिए ओपन बुक आपके लिए सूटेबल है। आप खोलें, सेक्शन खोलें, देख लें, रेट रेफर कर लें। बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ बेटा। अच्छा भाई, ये बात आपकी समझ आ गई। अच्छा, फिर एक 5 से 10 मार्क्स का मजीद कंप्यूटेशन का सवाल हो सकता है। 5 से 10 मार्क्स का मजीद कोई एडवाइस, कमेंट से रिलेटेड कोई बात हो सकती है। सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन का एक 20 से 25 मार्क्स का सवाल ठीक ठाक तबीयत से आपके सामने आएगा। 8 से 10 मार्क्स का सिनेरियो एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेनिंग एंड एडवाइजिंग सेल्स टैक्स इम्प्लीकेशन, ये भी वही जिसमें आपको कमेंट करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। और ये एथिक्स रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा जो आपके पास आएगा। हम देख भी लेंगे, एक आध पेपर भी अभी खोल के देख लेंगे हम। इस पेपर में रीजंस ऑफ फेलियर क्या है सर? एग्जामिनर क्या कहता है कि बच्चे क्यों फेल होते हैं? भाई एक ही बात है, एग्जामिनर कहता है बच्चे सही से पढ़ते नहीं इसलिए फेल होते हैं। सर ये तो हमारे अम्मा अब्बा भी यही कहते हैं कि आप सही से पढ़ते नहीं हो इसलिए फेल होते हो। अच्छा भाई, तो सिलेक्टिव स्टडीज़ आपने नहीं करनी, कोशिश करना है आपने इसको अच्छे से, इसके पूरे कोर्स को आप कवर करें। ऑर्डिनेंस या ओपन बुक पॉलिसी पे आपने ओवर रिलाई नहीं करना। अभी एक बच्चे का सवाल आया कि सर कौन सी बुक अलाउड होती है ओपन बुक में? ओपन बुक में ऐसे सलाम वालों का एक ऑर्डिनेंस है, आपको दिखाऊंगा मैं। सॉफ्ट मेरे पास होगा, आपके पास सॉफ्ट में नहीं होगा वो क्योंकि वो ऐसे सलाम वालों से मैं टीचिंग पर्सपेक्टिव के लिए वो ले लेता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी टीचिंग के लिए मैं जहाँ भी रेफ़र करता हूँगा, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियोस में, ये एक लिंक्ड ऑर्डिनेंस आपको नज़र आ रहा होगा, लिंक्ड ऑर्डिनेंस आपको नज़र आ रहा होगा बेसिकली, ठीक है। इसमें होगा ये कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर ना हर जगह आपको ये ऊपर नज़र आ रहा होगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस विथ लिंक्ड इंडेक्स। अभी लिंक्ड इंडेक्स आप किसी भी सेक्शन पर मौजूद हो, आप इसको क्लिक करें तो आप इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे, सही है। और आप उसके किसी सेक्शन को क्लिक करें, मिसाल ले रहा हूं मैं, टैक्स ऑन सर्टेन पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट, इस पर क्लिक करें तो 37 पे पहुंच जाएंगे। तो सर ये हम FBR की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने भी वहीं से किया हुआ है। वहाँ पर ये लिंक्ड नहीं है, इंडेक्स भी मौजूद है, सेक्शन भी मौजूद है। आपको स्क्रॉल करके पेज नंबर पर जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको स्क्रॉल करके पेज नंबर पर जाना पड़ेगा, तब जाके आप उस ऑर्डिनेंस के पेज नंबर पर आ सकोगे।
जबकि मैंने इसको क्या कर दिया है, आप लोगों की आसानी के लिए इसको पूरा लिंक कर दिया है, इसके इंडेक्स को लिंक कर दिया है। अच्छा, ना सिर्फ इसके इंडेक्स को लिंक कर दिया है, हम कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हैं, हम ये सेक्शन पढ़ रहे हैं, टैक्स ऑन पेमेंट्स फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, देखो रेड से रेड हुआ हुआ ये, इसका मतलब कि ये लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट के अंदर आया है। आपके साल में जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट 2025, जो कि एप्लीकेबल है फॉर टैक्स ईयर 2026, उसके अंदर ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, इसीलिए रेड लेटर से लिखा हुआ है। इसीलिए एफबीआर की वेबसाइट का जो ऑर्डिनेंस होता है उसकी ये खास बात होती है, इसीलिए उसके मैं लेक्चर्स में ये रेफर करता हुआ नजर आ रहा हूँ। वजह उसकी ये है कि इसको स्क्रॉल करना, इसमें नेविगेट करना आसान है। क्यों? क्योंकि इसकी लिंकिंग मैंने की हुई है। ठीक है, ये आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, जो लिंक आपको मिल जाएगा पोर्टल के ऊपर, आपको ये ऑर्डिनेंस अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है बेटा, आप इसको क्लिक करेंगे, आप इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे। इंडेक्स में आप किसी चीज़ पर क्लिक करेंगे, आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। तो ये मैंने सेल्स टैक्स में भी किया हुआ है, ये मैंने इनकम टैक्स में भी किया हुआ है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सलाम वाला ऑर्डिनेंस मैं आपको नहीं, क्योंकि उनसे जो मेरी एक बात है वो उन्होंने मुझे टीचिंग पर्सपेक्टिव में हेल्प के लिए दिया है, तो मैं वो स्टूडेंट को नहीं देता, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मेरी मिसकमिटमेंट हो जाएगी। लेकिन मुझे आपको देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं रेफ़र भी इसी को कर रहा होता हूँ। सही है, क्योंकि वो लिंक्ड नहीं है, सिंपल। हाँ, मार्केट से आपको हार्ड बाउंड वॉल्यूम के अंदर भी ऐसे सलाम का ऑर्डिनेंस मिलेगा, मैं शेयर करूँगा कौन सा वाला है, वही आप लेंगे, वही आप लोग ले भी सकते हैं हार्ड बाउंड। लेकिन हार्ड बाउंड अगर आप ना भी लें तो ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगी, वो सॉफ्ट कॉपी से आप रेफर कर सकते हैं। एग्जाम में आप हार्ड भी लेके जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, एज पर माई नॉलेज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन व्हेन सॉफ्ट वर्जन इज अवेलेबल, देन वाई टू कैरी द हार्ड बाउंड वॉल्यूम। आप जब प्रैक्टिस भी सॉफ्ट से कर रहे हैं, रेफर भी सॉफ्ट को कर रहे हैं, हार्ड बाउंड वॉल्यूम ले जाने की फिर ज़रूरत ही क्या है? सर्चिंग भी इसमें आसान है जब। ठीक है, अच्छा भाई, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, वापस से आ जाओ। तो ओपन बुक पॉलिसी, आपने ऑर्डिनेंस ही आपके लिए रेफरेंस बुक है, ऑर्डिनेंस आपके लिए रेफरेंस बुक है। ऑर्डिनेंस के अंदर आपके पास सब चीज़ें आती हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो मैं लॉ कहता हूँ, बेयर एक्ट कहता हूँ, तो बेयर एक्ट में सब चीज़ें आ जाती हैं, और ऑर्डिनेंस भी आ जाता है, रूल्स भी, सर्कुलर्स भी। ऐसे सलाम वाली जो बुक है उसके अंदर आपको सर्कुलर और नोटिफिकेशन वगैरह सब मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अपने चैप्टर्स हैं उसमें हर चीज़ जगह जगह जहाँ जहाँ जो जो चीज़ रेलिवेंट थी वो इंटीग्रेट वैसे ही पहले से की भी है हमने। ठीक है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई सर्कुलर एप्लीकेबल है तो वो लिखा हुआ है हैंड आउट में, कोई SRO एप्लीकेबल है तो वो SRO हैंड आउट में लिखा हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की ऐसी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, असल चीज़ आपने बनाना है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बन गए, कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, ज़रूरत पड़ी रेफर कर लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी नहीं इंशाल्लाह। एक चीज़ होती है रेट। रेट के लिए हमने बहुत ही इजी चीज़ बनाई हुई है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट को उससे काफ़ी आसानी होती है, बहुत आसानी होती है। वो है ये एक रेट कार्ड है। ठीक है बेटा, ये एक रेट कार्ड है जो तकरीबन 25 पेज के ऊपर मुश्तमिल है, मुहित है। 25 पेज का ये एक रेट कार्ड है, ये मैंने KPMG के फाइनेंस एक्ट की समरी से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो इसमें आसानी ये होती है क्योंकि ये लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट का रेट कार्ड है। अच्छा, टैक्स के ऑर्डिनेंस के टेक्स्ट को पढ़ना इतना आसान नहीं है। जहाँ जहाँ मैंने रेफर किया है आपको पता लग जाएगा, आप पढ़ने की कोशिश कर भी सकते हैं। हैंड आउट, चैप्टर, उसको समराइज कर दिया, कॉन्सेप्ट को समराइज कर दिया, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको रटना थोड़ी है। अभी आपको हम लीगल एक्सपर्ट थोड़ी बना रहे हैं कि आप सेक्शन की मीनिंग के अंदर से विद इन द लाइंस मीनिंग निकालो। अभी आपको सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है पेपर पास करना, और ये पता हो ना कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है। ठीक है, उसके लिए आपने इजीली चैप्टर से, हैंड आउट से, समरी से पढ़ लिया। समरी ही आपके दिमाग में बैठ जाए, सबसे बड़ी बात है। ऑर्डिनेंस आपके पास मौजूद होगा, वो आपने, मिसाल ले रहा हूँ, मैंने एक सेक्शन पढ़ा दिया, हैंड आउट के अंदर मेंशन्ड है, आपने बेयर एक्ट से जाके उस सेक्शन को खुद ही से पढ़ लिया, कोई मसले की बात ही नहीं है। काफ़ी कुछ सेक्शंस मैं खुद बेयर एक्ट से पढ़ा रहा होता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लेकिन वो इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। एज फार एज यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड यू आर एबल टू अप्लाई इट वेल इन टू द सिनेरियो इन द क्वेश्चन, यू आर डन विद इट।
ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, ठीक है। अच्छा, तो ये टैक्स रेट कार्ड आपके सामने है, इसमें सारे के सारे लेटेस्ट टैक्स रेट्स अवेलेबल है। कौन से शेड्यूल में लिखे हुए हैं, कौन से डिवीजन में लिखे हुए हैं, ये सारे रेट्स फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं। ये बता दूं, शेड्यूल में लिखा हुआ तो ये मत समझिएगा शेड्यूल लिखा हुआ नहीं, तो सारे फर्स्ट शेड्यूल के रेट्स हैं, उसके रेफरेंसेस मेंशन्ड है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास विद होल्डिंग के टैक्स रेट्स आते हैं। विद होल्डिंग टैक्स रेट कार्ड आता है आपके पास, तो ये पूरे के पूरे विद होल्डिंग के टैक्स रेट्स आपके पास, लेटेस्ट टैक्स रेट्स इसके अंदर मेंशन्ड है कि किस परसेंट पर कौन सा टैक्स रेट लगेगा, वो मिनिमम होगा, एफटीआर होगा, एनटीआर होगा, एडजस्टेबल होगा, किस सेक्शन के तहत लगेगा, सैलरी की विद होल्डिंग है वो किस सेक्शन के तहत होगी, डिविडेंड की है वो किस सेक्शन के तहत होगी, किस रेट पे होगी, फाइनल होगी, मिनिमम होगी। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल रेट कार्ड विच वी विल बी रेफरिंग थ्रू आउट आवर कोर्स। अब आप मुझे कह सकते हैं कि सर ये कहाँ लिखा हुआ है रेट? भाई सेक्शन 151 है, सेक्शन 151 में जाओगे, सेक्शन 151 में फर्स्ट शेड्यूल को रेफर किया हुआ होगा, उस और फर्स्ट शेड्यूल को जो रेफर किया हुआ होगा उसमें जब आप जाओगे, जिस शेड्यूल को, जिस डिवीजन को रेफर किया हुआ होगा उसके अंदर ये रेट लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब ड्यूरिंग द लेक्चर जब मुझे रेफर करना होगा, क्वेश्चन में देखना होगा, तो अब मुझे ऑर्डिनेंस खोलकर हर चीज़ पर क्लिक करके उधर जाके आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद देख लोगे। एक दिखा दिए, दो दिखा दिए, तीन दिखा दिए, फिर हम इस रेट कार्ड से चीज़ों को रेफर कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? अब सेक्शन 152 में अगर आप जाओगे तो देखो रेट्स लिखे भी नहीं होंगे। मैं वैसे ही आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, आप सेक्शन 152 में चले जाओ, ये रहा 152, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट का सेक्शन है, नजर आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, इसके आप सेक्शन में चले जाओ, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट का सेक्शन है। अब आप देखो इसके अंदर कहीं टैक्स रेट लिखे हुए नजर नहीं आएंगे आपको, है लंबा चौड़ा सेक्शन, लेकिन इसमें आपको टैक्स रेट नजर नहीं आएंगे, अजीब व गरीब सा मुश्किल से सेक्शन है। अच्छा, इसके टैक्स रेट हमें नजर नहीं आ रहे तो सर कहाँ लिखे हुए हैं? यहां लिखे हुए हैं, डिवीजन 4 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। सर ये कौन सी चौरंगी घुमा रहा है? हमने कहा ये चौरंगी घुमा रहा है, लॉ आसान थोड़ी पढ़ना। अब ये बोल रहे हैं रेट देखने के लिए चले जाओ डिवीजन 4 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। अब या तो हम हर दफ़ा जो भी रेट हो उसको देखने के लिए हम डिवीजन 4 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल रेफर करें, डिवीजन 4 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। आओ एक ही दफ़ा कर ही लेते हैं, एक सेकेंड भाई। डिवीजन 4 पार्ट 1, डिवीजन 4 पे जाते हैं, ठीक है भाई। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, ये रेट आपको नजर आ गया? ठीक है, और भी रेट्स हैं, और भी रेट्स हैं, वो आगे आते रहेंगे। ये देख रहे हैं 15%। अच्छा, और भी रेट्स हैं, नॉन रेजिडेंट पर्सन की शिपिंग इनकम, ट्रांसपोर्ट इनकम, वो डिवीजन 5 के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। तो बहुत सारी रेफरेंसेस आपको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मिलते चले जाएंगे। अच्छा, पेपर टेक्निक, जब हम एग्जाम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आपको पेपर टेक्निक पता लगेगी। प्रैक्टिस के बगैर आपको पता है कि कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आंसर की प्लानिंग कैसे करनी है इंशाल्लाह हम देखेंगे, आंसर की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, और ये ड्राफ्टिंग और प्लानिंग प्रैक्टिस के तहत, प्रैक्टिस के साथ साथ ही आप में आती चली जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करना। जब आप सॉफ्टवेयर पे अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव होगी। पुअर टाइम मैनेजमेंट एंड ओवर रनिंग ऑन ए स्पेसिफिक पार्ट, या एग्जामिनर कमेंट्स को इग्नोर करना। अच्छा भाई, तो ये मसले मसाइल हैं, ऑब्वियसली ये मसले मसाइल। जी बेटा, लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स के पेपर्स हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। और ये हम कोशिश करेंगे कि शुरू से ही शुरू कर दें, क्योंकि देखो आ रहा हूँ मैं, अब देखो टीचिंग मेथोडोलॉजी पर आ रहा हूँ मैं। देखो हमारे पास रिकॉर्डेड सेशंस का एक पूरा लेक्चर बैंक मौजूद है।
जो लास्ट अटेम्प्ट से पर्टेन करता है वो लेक्चर बैंक आपके पास मौजूद है, वो लेक्चर्स आपने कवर करते जाने। मैं आपको वीकली प्लानर इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा, अल्लाह के हुक्म से मंडे तक मैं आप लोगों से वीकली प्लानर शेयर कर लूँगा। बता रहा हूँ फरहान, बता रहा हूँ लास्ट मैं मंडे को आप लोगों से प्लानर शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह। आपने वीकली प्लानर के हिसाब से वीकली टॉपिक्स कवर करने हैं और फिर हम वीकली अपना एक सेशन रख लेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। 2 सेशन हमारी वीकली 2 सेशंस होंगे, 2 लाइव सेशंस हम रखेंगे जिसमें हम रिकैप भी करेंगे, हम प्रैक्टिस भी करेंगे। कभी 2 ना हो सका तो 1 हो जाएगा, वरना 2 रखेंगे हम। अच्छा भाई, तो लाइव सेशंस टॉपिक सारे टॉपिक्स हम लाइव सेशन में नहीं कर रहे होंगे क्योंकि वो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में वैसे ही अवेलेबल है, वो आप लोग देखेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि लाइव सेशन के अंदर हम प्रैक्टिस पे फोकस करें, हम रिवीजन पे फोकस करें, प्रैक्टिस पे फोकस करें, ना कि पूरे लेक्चर्स को। जी मैं कह रहा हूँ लाइव हम सारे टॉपिक्स को लाइव सेशंस में नहीं कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया, कोई एलिमेंट मुझे लगा उसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। लाइव सेशंस इसलिए होंगे। वीकली प्लानर आपने फॉलो करना होगा, वीकली प्लानर फॉलो करके आपने लाइव सेशंस अटेंड करने होंगे। मैं उसमें टॉपिक को रिकैप भी कराऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराता रहूँगा, ठीक होगी बात। 2 हमारे वीकली लाइव सेशंस होंगे। लाइव सेशंस हमारे 2 दिन होंगे आमतौर पर, क्या वो थर्सडे या फ्राइडे में से कोई एक दिन होगा। अभी थर्सडे है लेकिन मुझे पर्सनली ज़्यादा सूट फ्राइडे करता है, तो मैं देखूंगा, अगर मुझे चेंज करना होगा मैं कर दूंगा, लेकिन अभी थर्सडे है। और दूसरा होगा हमारे पास सैटरडे। अच्छा, इसके अंदर मैं आपसे मैं रेकमेंड आपको ये करूँगा कि इसमें देखो स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट अब फिर रिकॉर्डेड मोड के ऊपर इतना आदी हो जाते हैं कि वो लाइव सेशंस को नहीं ले रहे होते, इसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप ये लाइव सेशन लें, क्योंकि अगर आप लोग लाइव सेशन नहीं लेंगे तो फिर ये सेशंस मैं लूँगा ही नहीं। मैं भी बोलूँगा जब बच्चे आ ही नहीं रहे, उनको रिकॉर्डिंग ही देखनी है, तो फिर मैं लाइव क्यों अपना टाइम बर्बाद करूँ मैं, ठीक है। तो ये लाइव सेशंस में लूँगा ही आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने इसको अटेंड करना है। अगर आप लोग आके लाइव सेशंस को अटेंड नहीं करेंगे तो फिर मैं ये भी रिकॉर्डेड पे ले जाऊँगा, फिर मैं रिकॉर्डेड करके प्रैक्टिस करके अपलोड कर दूँगा, प्रैक्टिस सेशंस करके, ठीक है। सो ट्राई टू अटेंड दीज सेशंस इन लाइव क्लासेस। कोशिश हमारी ये होगी कि हम अप्रैल तक, मार्च अप्रैल, जी जैन है, फेब है, मार्च अप्रैल है, अप्रैल तक सारी की सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लें, सब चीज़ें कवर कर लें, ठीक है। और फिर हम फर्स्ट से 5th मई तक हम एक ग्रैंड रिवीजन कंडक्ट कर लें, ठीक है बेटा। 1 से 5 मई तक हम एक ग्रैंड रिवीजन सेशन कंडक्ट कर लें, जिसमें हम पूरे कोर्स को रिकैप भी कर लें, कुछ लास्ट पास पेपर्स के क्वेश्चंस दोबारा से अटेम्प्ट भी कर लें, फाइनल गो अहेड मिल जाए आपको, और हमारा यहाँ तक हमारा कोर्स 5 मई तक रिवीजन के साथ, प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कोशिश मेरी ये इसलिए भी है क्योंकि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 10th मई के आसपास मेरी फिर हज के लिए रवानगी होगी, ठीक है। तो उससे पहले हमारी कोशिश होगी कि हम जो भी चीज़ें हैं, आपकी भी उससे पहले कोशिश होनी चाहिए, आप कोर्स कवरेज भी कर लें, प्रैक्टिस भी कर लें, हम मिल के भी लाइव सेशन में प्रैक्टिस कर लें, फिर हम 1 से 5 मई तक की ग्रैंड रिवीजन सेशन भी कंडक्ट कर लें इंशाल्लाह, ताकि आपको भी पीस ऑफ माइंड हो जाए, सही है।
फिर अगर मैं इंशाल्लाह ताला सफ़र पर होऊंगा तो मुझे टेंशन ना हो कि चीज़ें बाकी हैं, स्टूडेंट परेशान हो रहे होंगे, ऐसा ना हो। सही है। व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप एक्टिव रहेगा, उस पर इंशाल्लाह हाँ हमारे टीएस भी होंगे, वो भी जवाब देंगे, लेकिन आमतौर पर स्टूडेंट्स की इतनी क्यूरीज नहीं आ रही होती हैं, जो आ भी रही होती हैं वो मैं खुद ही रिजॉल्व कर रहा होता हूँ। एग्ज़ाम फोकस वेबिनार की मैंने बात कर ली। आपको नोट्स वगैरह, आपको एक लिंक शेयर हो जाएगा, उस लिंक पर सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। कुछ नोटिंग्स ऐसी हैं जो लाइव लेक्चर में आपको नज़र आ रही होंगी, वो आपको नोट्स की फ़ाइल में नहीं मिलेंगी, नोटिंग्स की फ़ाइल में नहीं मिलेंगी। एक दो फाइल करप्ट हो गई थी, तो वो जब लेक्चर में मैं बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उसको बना लीजिएगा शुरू की कुछ फाइल्स। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, तो ये सारी की सारी बातें ये मैंने आपको ब्रीफ कर दी हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, जिसका जो सवाल पहले मुझसे यहाँ तक पूछ लो, फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि अभी हम 15 मिनट और बात करेंगे। जी बेटा। अच्छा, पोर्टल का ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। देखो, पोर्टल के अंदर आपको सारे के सारे लेक्चर्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। पोर्टल में आपको सारे के सारे लेक्चर्स नजर आ रहे होंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 करके आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, चैप्टर वाइज फोल्डर के अंदर मैं उसको इंसर्ट कर दूंगा, चैप्टर के नाम भी लिखे हुए हैं, लेक्चर नंबर भी लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। आपने उसको सीक्वेंस में कवर किस तरह से करना है, ये मैं प्लानर दे दूंगा, उस प्लानर के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आपने उस प्लानर के तहत कौन सी चीज़ किस तरह से कवर करनी है, ठीक है। अच्छा, वीकली आप लोगों ने कितने आवर्स देने हैं? मेरे हिसाब से आपको वीक के एटलीस्ट, अगर मैं अपने सामने कैलेंडर रख लूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं अपने सामने कैलेंडर रख लूँ, ठीक है भाई, तो आपके पास जनवरी है, वीक 1, वीक 2, अब वीक 2 ही समझो इसको, वीक 3, वीक 4, फैब है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, मार्च है, अप्रैल है, इसी तरह फिर आपके पास मई भी है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, और मैं ये कहता हूँ कि आपने अप्रैल तक अपनी सारी की सारी चीज़ों को ख़त्म करना है, लेक्चर्स को ख़त्म करना है। तो आपको कितने घंटे देने पड़ेंगे? लेट्स कीप इट 7 आवर्स, ठीक है। तो वीकली अगर आप 7 घंटे देते हैं तो आप लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप 10 देते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ लेक्चर को कंप्लीट तो नहीं करना, आपने तो खुद भी पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ लेक्चर्स तो नहीं देखने हैं। अगर हम 10 रखते हैं तो 150 आवर्स बनता है। तो मेरे हिसाब से आपको 10 आवर्स मिनिमम हर वीक देने।
एक बात हो गई है। मई उसके अलावा है, मई के अंदर फिर रिवीजन भी होगी, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस भी होगी। ये अप्रैल तक आपको कम से कम 150 घंटे देने, कम से कम। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको ये नजर ही नहीं आ रहा ना? अब आपको नजर आएगा ये। अच्छा बेटा, कैफ 2 की देखो, CFAB 5 की हमारे पास एक बुक है हमारे पास, जो ICAP का क्वेश्चन बैंक है, वो मैं आपके सामने ज़रा खोल भी लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये हमारा ICAP का क्वेश्चन बैंक है जो अभी खुल रहा है, ठीक है। ये वाला, इसमें हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बेसिकली ये सारे के सारे पास पेपर के ही क्वेश्चंस हैं। तो कोशिश करनी है जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम क्वेश्चन बैंक से कर लें वो अच्छा है, ठीक है। अच्छा, तो पूरी बुक मेरी बुक नहीं है और हमें कोई अलग अलग बुक से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे पास ICAP का क्वेश्चन बैंक है, ऑर्डिनेंस हमारे पास सोर्स लॉ है जिससे हम रेट्स वगैरह रेफर करेंगे। बाकी हमारे हैंडआउट्स हैं, हम हैंडआउट से पढ़ रहे होंगे, रेफर कर रहे होंगे सेक्शंस ऑफ ऑर्डिनेंस। मेन जो लॉ का सोर्स है वो ऑर्डिनेंस है, और जो क्वेश्चन बैंक है वो आपके लिए प्रैक्टिस मटेरियल है, सोर्स प्रैक्टिस मटेरियल है। दैट्स इट, ठीक है। कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आपने वीकली अपनी चैप्टर की कवरेज कैसे करनी है, ये मैं इंशाल्लाह मंडे तक आप लोगों को स्ट्रक्चर करके एक प्लानर दे दूंगा कि आपने किस वीक में किस चैप्टर के कितने लेक्चर कवर करके कौन सा चैप्टर आपने कवर कर लेना है। तो फिर वीक में मैं उसको रिवाइज भी कराऊंगा, रिकैप भी कराऊंगा, और उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं हम वो भी कर लेंगे। आर यू गेटिंग दिस? इज एवरीवन विथ मी बेटा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कह दूंगा कि भैया आपने इसमें मिसाल ले रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसमें आपने चैप्टर 1 मिसाल ले रहा हूँ, चैप्टर 1 पर कर लेना है आपने, चैप्टर 2 कर लेना है आपने। मिसाल ले रहा हूँ, मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई आपने वीक 1 में ये 2 चैप्टर कर लेना है, फिर वीक 2 में ये 2 चैप्टर कर लेना है। इसकी जो लाइव क्लास होगी इसमें हम इन 2 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, रिकैप कर लेंगे। फिर आपने इसमें चैप्टर 3 कर लेना है, चैप्टर 4 कर लेना है। फिर इस वीक में जो लाइव क्लासेस होंगी हम इन 2 चैप्टर से रिलेटेड रिकैप और प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस तरह से मैं आपको प्लानर बना के दे दूंगा, ठीक है। कोशिश कर लूँगा उसके जो आवर्स हैं वो भी मैं निकाल लूँ कि ये इतने आवर्स इसके हैं तो आपको इतने आवर्स की वीडियोस देखनी है, कवर करनी है। कोशिश मैं ही कर लूँगा, मैं वादा नहीं कर रहा, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, देख लूँगा अपने पास, सही है। तो मैं इसमें भी कोशिश करूँगा आपको हेल्प आउट कर दूँ। तो ये प्लानर इंशाल्लाह ताला मैं मंडे को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा अल्लाह के हुक्म से। इन शॉर्ट बात ये है कि अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हमारी थर्सडे वाले दिन, जिसमें हमारी आपसे मुलाकात हो रही होगी इंशाल्लाह, ठीक है। थर्सडे को 6:30 बजे। तो अच्छा, अब मुझे ज़रा आप लोग ये कंफर्म कर दें बाय द रेज ऑफ हैंड कि आप लोगों में से कितने लोग लाइव सेशंस को अटेंड करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैं अगर लाइव क्लासेस के लिए आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ तो आपको अटेंड करना पड़ेगा, वरना फिर क्या होगा, मैं भी ढीला पड़ जाऊँगा और वो लाइव क्लासेस हमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे ये बताएं आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि जी सर ये लाइव क्लासेस वीक में 2 दिन होनी चाहिए और हम इसको अटेंड करेंगे। ठीक, दानियाल कहते हैं, फरहान ने भी रेस किया है, और बताएं बेटा। ठीक है, तो ये हमें पता चल जाएगा। कोशिश करें लाइव लें, और अगर आप लोग लाइव नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा। अच्छा देखें, ठीक है, जॉब कर रहे हैं वो फिर थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर सकते हैं या वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। देखो सैटरडे वाले दिन तो आपके लिए मसला नहीं होगा जॉब वाला,
6:30 से 9:30 वाला। और वैसे भी जो लोग अगर 6:30 पर घर पहुंच जाते हैं तो वो फिर 6:30 बजे लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप जॉब पे भी हैं या ऑफिस में हैं और अगर आपके पास 6:30 बजे थोड़ा सा हल्का टाइम है तो आप, ठीक है, असेसमेंट्स भी कंडक्ट होंगे, मॉक भी कंडक्ट होगा इंशाल्लाह, ठीक है, और वो मार्क भी होंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। तो टेंशन नहीं लेनी है, आपने कवरेज करनी है। टेस्ट शेड्यूल भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शेयर कर दूंगा। मैक्सिमम आपको थर्सडे तक टेस्ट का शेड्यूल भी इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा। प्लानर तो मेरी कोशिश होगी मंडे या मैक्स ट्यूसडे को मैं शेयर कर दूं, और टेस्ट का जो शेड्यूल है वो भी इंशाल्लाह थर्सडे तक मैं शेयर कर दूंगा। और कोई सवाल बेटा? ठीक है, फिर सवाल जवाब इंशाल्लाह लाइव सेशंस चलते रहेंगे, तो हमारे सवाल जवाब भी चलते रहेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, आई होप ये चीज़ें बजट वाली जो डिस्कशन है, नेक्स्ट वीक का टारगेट बिल्कुल मैं आपको दे रहा हूँ। अभी आपने बस शुरू के लेक्चर से स्टार्ट करते चले जाना है। शुरू के लेक्चर्स आप कवर करना शुरू करें, मंडे को आपको प्लानर मिल जाता है अभी, ठीक है, मंडे को इंशाल्लाह आपको प्लानर मिल जाएगा। अब अभी जो शुरू के लेक्चर्स हैं वो कवर करना शुरू करते हैं, ठीक है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले। ठीक है बेटा, सो कीपिंग इट टिल हेयर, थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपसे मुलाकात होती है। ये जो बातें हैं बजट वाली, रिसीट्स वर्सेस एक्सपेंडिचर वाली, इसके ऊपर इंशाल्लाह थर्सडे की क्लास में भी हम कुछ बात करेंगे। आप जो सेशंस देखेंगे उसमें भी इसके ऊपर डिस्कशन आ जाएगा। सो आवर रेगुलर क्लासेस, लाइव सेशंस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द कमिंग थर्सडे इंशाल्लाह। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन द लाइव क्लासेस। पोर्टल की कवरेज भी चलती रहेगी और लाइव क्लासेस भी आपने अटेंड करनी है साथ साथ। थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। हाँ, जो अमेंडमेंट्स आई सब के सब डिस्कस होंगे, टेंशन नहीं लें आप। उसकी तो पूरी पोर्टल पर आप देखेंगे तो एंड में जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं उसकी एक अलग से वीडियो भी एंड में अवेलेबल है। अच्छा, अब जो अमेंडमेंट्स आएंगी वो तो हम पढ़ाएंगे ना। अगर जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी, जो भी फाइनेंस एक्ट 2025 वाली हैं वो तो इनकॉर्पोरेटेड है, उसका इफेक्ट किसी ना किसी तरह से एक वीडियो बना के उसमें लगी हुई होगी, ये चेंज है, ये रेट का चेंज है, वो सब के सब आपको पता लग रहा होगा। अब जो चेंजेस आती रहेंगी, जो आपकी अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल रहेंगी, वो फिर इंशाल्लाह ताला हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।